व्यूज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी वही गेम कर रही जो महाराष्ट्र में किया, बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। 27 साल बाद धर्मेंद्र के साथ काम करेंगे अरबाज खान। जैसलमेर में BSF की वर्दी में हुआ बड़ा बदलाव, नई डिजिटल पैटर्न वाली आरामदायक और मजबूत कॉम्बैट ड्रेस में दिखेंगे जवान। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। बीजेपी वही गेम कर रही जो महाराष्ट्र में किया, बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है। बिहार चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में माहौल बदल रहा है, बिहार में इस बार इतिहास लिखा जाने वाला है। पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 2 सालों से गांव-गांव में घूमकर मैं ये बात कह रहा हूँ। बिहार की 60% जनता, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वे इस बार बदलाव चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले विकल्प के अभाव में लालू के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार उनको जन स्वराज के तौर पर एक विकल्प मिल गया है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 2 साल से गांव-गांव में हम घूमकर कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, वो बदलाव चाहते हैं। विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार जन स्वराज के तौर पर उनको अब एक विकल्प मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। माहौल बदल रहा है, ये बात तो हम लोग पिछले 2 साल से कह रहे हैं। ये आपको देखना है कि माहौल बदल रहा है। बिहार में इस बार इतिहास लिखा जाने वाला है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 2 साल से गांव-गांव में हम घूमकर कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, वो बदलाव चाहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। जितने कष्ट में लोग जी रहे हैं और इसके बावजूद विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार जन स्वराज के तौर पर उनको अब एक विकल्प मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। अब जैसे पत्रकारों को बदलता हुआ दिख रहा है। प्रशांत जी कौन सी विधानसभा से खुद चुनाव लड़ेंगे? 243 की जिम्मेवारी है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतनी सीट लानी है कि बिना डर के जनता के बात को लेकर ईमानदारी से काम किया जा सके। 5 साल में पूरी तरह से बिहार को बदल के रखना है। अगर बिहार को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है, उसलिए 243 चुनाव सीट पर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां से जन पार्टी कह देगी वहां से लड़ेंगे। एक बार नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। किसने बोला है? एनडीए के लोग कह रहे हैं। मेरे भाई, एनडीए में 2 ही आदमी के बोलने का वैल्यू है। एक है प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे हैं अमित शाह जी। आपके माध्यम से और साथ में एनडीए के सारे लोगों को चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार का नाम घोषित करें कि यही आदमी मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप अमित शाह जी के या मोदी जी के मुंह से सुनवा दीजिए, फिर हम मान लेंगे। मेरे भाई, इनकी हिम्मत नहीं है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। उम्मीदवारों की घोषणा नेताजी के चैम्बर में नहीं होगा, 2 करोड़ रुपया लेकर नहीं होगा। प्रशांत किशोर और हमारे दल के साथी गांव-गांव घूम रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं। जितने लोग संभावित प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छा कौन है आप बताओ, और जो भी जनता तय करेगी वही जनता का उम्मीदवार होगा। कोई जन स्वराज में एक व्यक्ति नहीं है जो कि टिकटों का बंटवारा करेगा। क्या अदर पार्टी में टिकट के लिए पैसा लिया जाता है? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं,
बिहार का कौन सा ऐसा दल है जहां पर आप ये नहीं सुनते हैं कि पैसा देकर टिकट लिया जाता है, दिया जाता है। ये कोई बात प्रशांत किशोर तो नहीं कह रहे हैं। ये तो बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में कुछ दल हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि पैसा ले देकर ही टिकट खरीदते बेचते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं। हमने सामने ही कहा अपने भाषण में भी कि अभी तक दल और नेताओं को जिताते थे, उनके लिए रणनीति बनाते थे। अब बिहार की जनता के लिए, बिहार के लड़कों के लिए रणनीति बना रहे हैं। ये रणनीति बना रहे हैं कि बिहार के बच्चे अगले 1 साल में बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। ये रणनीति बना रहे हैं कि बिहार में गुजरात और महाराष्ट्र से लोग नौकरी रोजगार करने आएंगे। बिहार के बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। तो रणनीति बना रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता उसको समझ रही है। और अब अगली खबर, 27 साल बाद धर्मेंद्र के साथ काम करेंगे अरबाज खान। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और एक्टर अरबाज खान एक बार फिर एक ही फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म मैंने प्यार किया फिर से मैंने दोनों साथ नजर आएंगे। लगभग 27 साल बाद दोनों कलाकार एक साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इससे पहले जो जोड़ी साल 1998 की सुपरहिट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में नजर आई थी। धर्मेंद्र और अरबाज के इस मंच अवेटेड रियूनियन ने फैंस के बीच खासी उत्सुकता बढ़ा दी है। धर्मेंद्र ने फिल्म को लेकर उत्साह जताते हुए कहा कि ये फिल्म उनके लिए मिक्स वेज की तरह है, जिसमें भरपूर मनोरंजन और अलग अलग तरीके के रंग। अपनी आगामी फिल्म मैंने प्यार किया से के बारे में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र कहते हैं कि मुझे कैमरा बहुत पसंद है और कैमरा मुझे बहुत पसंद करता है। अरबाज खान बहुत अच्छे कलाकार है और हमने फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम किया था साथ में। दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, हम भी उसी का हिस्सा है। 27 साल बाद अब फिर एक बार अरबाज खान के साथ एक मूवी में आ रहे हैं। कैसे सर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी में जब फिल्म या कैमरे का नाम आता है ना, मैं शेर हो जाता हूँ। कैमरा मुझे मोहब्बत करता है, मैं कैमरे को मोहब्बत करता हूँ। बगैर कैमरे के मैं रह नहीं सकता। टू बी फ्रैंक, लोग तो मैं सीधी बात करता हूँ। और यह नहीं इस मशहूर व मारूफ एजेंसी पे जो आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं। इन्होंने पूछा अरबाज के बारे में। अरबाज एक अच्छी पर्सनैलिटी, खूबसूरत पर्सनैलिटी और अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। हमने काम किया था प्यार किया तो डरना क्या, काफी साल हो गए। और इस तरह से काम हो रहा था जैसे फैमिली का हो। और मेरी सारी इंडस्ट्री फैमिली, आप भी मेरी फैमिली है, ये भी मेरी, सब मेरी फैमिली है। तो अभी करसे के बाद एक अच्छी एंटरटेनिंग गुड स्टोरी मिली है, जिसमें अरबाज भी है और मैं भी हूँ। और बहुत से इसमें पुराने साथियों से मिलने का मौका मिलेगा। और इसमें फिर वही धर्मेंद्र अपनी जवानी की बातें करेगा, फिर वही तेवर होंगे, फिर वही मोहब्बत की बातें होंगी। सर जी, इसमें अब कर्नल अजय सिंह प्ले कर रहे हैं। हाँ जी। जब आर्मी की बात आती है, हमें हकीकत भी याद है, अभी सन्नीबाजी भी बॉर्डर कर रहे हैं। जब आर्मी यूनिफॉर्म की बात आती है, क्या फीलिंग आती है सर देश के लिए? देखिए भाई, हम भारत को माँ कहते हैं, माँ समझते नहीं, लेकिन हम भारत को माँ समझते हैं। और वो जज्बा खुद ब खुद अंदर आ जाता है कि ये हमारी माँ है। इस माँ की रक्षा करना, इस माँ को खुश रखना, खुशहाली लाना, और यहाँ मोहब्बत प्यार चारों तरफ हो। और उसके लिए एक कुदरती होता है। मैं एक्टर तो बाद में हूँ, पहले एक इंसान हूँ। और जो मेरे माँ बाप ने मुझे सभ्यता दी है,
मैं बता नहीं सकता। बस उसी की देन, उन्हीं की देन है जो भी हूँ आज मैं। और ये मजा आएगा हर वर्ष के साथ काम करके। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। जैसलमेर में बीएसएफ की वर्दी में हुआ बड़ा बदलाव। नई डिजिटल पैटर्न वाली आरामदायक और मजबूत कॉम्बैट ड्रेस में दिखेंगे जवान। देश की सीमा की रक्षा करने वाली पहली पंक्ति बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जवानों की वर्दी अब बदली हुई नजर आएगी। अब यह बदलाव न केवल दिखने में नया होगा बल्कि पहनने में अधिक आरामदायक और उपयोग में अधिक टिकाऊ भी है। बीएसएफ की ये नई वर्दी एक डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट ड्रेस होगी जो जवानों की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की है। यह बदलाव वर्दी को अधिक मुलायम, सांस लेने योग्य और लचीला बनाएगा जिससे जवानों को दिन रात के संचालन में अधिक सुविधा मिलेगी। इस बार वर्दी में डिजिटल प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये ड्रेस पहले से अधिक उन्नत और व्यवहारिक बन जाएगी। डिजिटल पैटर्न न केवल आंखों को भ्रमित कर दुश्मन से छिपने में मदद करेगा बल्कि ये वर्दी लंबे समय तक अपने रंग और गुणवत्ता को भी बनाए रखेगी। इसमें काफी चेंजेस है। टेक्सचर की बात करें, कलर की बात करें, उनमें भी चेंज है। और टेक्सचर की जहां तक बात करूं तो पुरानी यूनिफॉर्म में 50-50% था, यानी 50% खादी था, कॉटन था, तो 50% पॉलिस्टर था। अभी वाली यूनिफॉर्म में 80% कॉटन है, 80% कॉटन है और 19% खाली पॉलिस्टर को रखा गया है। क्योंकि खास करके ऐसे इलाके, राजस्थान की बात करूं या नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी होती है, नॉर्थ ईस्ट में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, तो उसके लिए इस प्रकार के कॉटन बेस्ड जो कपड़ा है वो काफी आरामदायक होता है। और कलर की जहां तक बात करूं तो कलर बिल्कुल ही चेंज है। और अभी वाले में मैं खाकी आप देखें तो 50% इसका खाकी है, 45% यानी 45% ग्रीन है, हरा कलर है और 5% भूरा कलर है। तो ये कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा जो पहनने का पैटर्न में काफी चेंज किया गया है, लोगो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ साथ रैंक जो हम लगाते हैं या कॉलरडॉग्स लगाते हैं उसमें भी बदलाव है। तो कुछ चीजें अभी आप देख रहे हैं, कुछ चीजें क्योंकि अभी प्रोसेस में है तो जल्दी ही आपको पूरा टोटल जितने आपके लगते हैं वो सारा का सारा नए कलेवर में दिखेगा। एक ही, क्योंकि बीएसएफ इज वन फोर्स, तो बीएसएफ का यूनिफॉर्म भी एक होना चाहिए और एक ही यूनिफॉर्म अभी भी थी और अभी भी यही एक यूनिफॉर्म रहेगी। कैमोफ्लेज, क्योंकि ये तो कैमोफ्लेज एक लूज टर्म है, वैसे LFCD बोलते हैं, लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस, लेकिन इसके साथ लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस हो गया है क्योंकि ये डिजिटल पैटर्न है। और डिजिटल पैटर्न होने से आप देखेंगे कि इसका जो लॉन्गेविटी है, यानी आप जो चीजें खराब हो जाती है, कलर फेड होता है, वो इसमें शायद नहीं होगा। तो और प्लस इसमें क्योंकि ये पेटेंट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पेटेंट किया गया है, तो कोई भी इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ फीचर्स इसके नए फीचर्स हैं। आप देखिए कि आज टेम्परेचर काफी है और उसमें जो पुरानी यूनिफॉर्म और इसमें मैं महसूस कर रहा हूं खुद भी कि काफी अंतर है, कुछ थोड़ा इसमें सहूलियत लग रही है और निसंदेह बॉर्डर के ऊपर भी लोगों को ये अच्छा लगेगा। कि मैं हमेशा कहता हूं कि बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और बदलाव होता रहना चाहिए, नहीं तो जड़ता आ जाती है। और चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो यूनिफॉर्म भी वैसा ही हिस्सा है। और खास करके यूनिफॉर्म का समय समय पर हमारे, क्योंकि फोर्स लेवल पे विचार विमर्श चलता रहता है, हमारे फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है फोर्स लेवल की, उसके अंदर भी पॉइंट आते हैं, जो फील्ड के अंदर आते हैं सीनियर ऑफिसर्स, तो वहां पर भी लोगों से डिस्कस करते हैं। तो ये सारा कंपाइल होने के बाद ये सोचा गया कि इसको हम चेंज किया जाए और उसका विचार विमर्श के बाद में जब एक नया पैटर्न एक डिजाइन किया गया, उसको ट्रायल किया गया और अल्टीमेटली सबसे बढ़िया ये लगा। तो इसको काफी समय से चला था, जैसे बता रहा हूं कि ये तो काफी टाइम से आप सोच विचार चलता रहा था कि हाँ हमें एक नया ड्रेस चाहिए जिसकी मोटाई कम हो, टेक्सचर अच्छा हो, कॉटन ज्यादा हो। उसके बाद ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लगेगा क्योंकि अच्छा फिटिंग भी है और टेक्सचर भी अलग है और आरामदायक भी है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है। क्योंकि स्मार्टनेस भी देखिए, यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर आपकी फिटिंग ठीक है, आपका टेक्सचर ठीक है, आरामदायक है, तो ड्यूटी करने में भी आपको अच्छा लगता है। अगली खबर, मेघालय पुलिस ने 7 दिन में राजा रघुवंशी हत्याकांड सुलझाया। मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के समाधान को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब जब मेघालय का नाम साफ हो गया है और हमारी पुलिस की कार्यकुशलता पूरी तरह साबित हो गई है, तो राज्य में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पॉल लिंगदोह ने कहा कि मेघालय के पास ऐसा पुलिस बल है जो मात्र 7 दिनों में इतने गंभीर और सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझा सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कैबिनेट ने पुलिस विभाग की भूमिका को मान्यता देते हुए इस पर अनौपचारिक चर्चा की। इसके बाद एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कर्मियों
का सम्मान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे न केवल मेघालय बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि अब राज्य ने दुनिया को दिखा दिया है कि ये एक अपराध मुक्त और पर्यटकों के लिए अनुकूल स्थान है, न कि अपराध प्रवण जैसा की गलत फहमी थी। Following this incident of the Sola incident, Meghalaya police has told these cases within a short period of time, and the tourist cabinet has also decision on this Sola cases. So, can you briefly say about this, what was happened, and how is the Meghalaya police has cracked these incidences, and the decision of the cabinet? No, the cabinet today only discussed informally about our acknowledging the role of the police department. So we will have a formal ceremony where the DGP and senior officers will be invited, and government will grace them and give them, words of encouragement and support. And also we will discuss about this security scenario in the state. You have actually holds the tourism department, and following this incident, do you think that any impact on the tourism sector in this state? No. Lots of the opportunities has been come up. Now that the name of Meghalaya has been cleared, now that the efficiency of the police department of Meghalaya has been proven, the opposite is happening. More and more tourists are flocking to Meghalaya. Okay. So what do you expect? Is it will be cross the previous records? Yes. It's a major boost, not only to Meghalaya but the entire Northeast, because now we have proved to the rest of the world that we are crime-free, that we are not crime-prone as was projected by some media houses. We are crime-free, we are tourist-friendly, and the region itself, the entire region itself is safe. So the state government has taken up all the measures to make the crime-free state of... Absolutely. We have a police force that could solve such a sensational murder case in 7 days' time. So it's... और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को लेकर धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दिल्ली से अधिवक्ता नवप्रीत कौर ने कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को लेकर उठाए गए कई गंभीर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ समूह ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग करने वाले सिनेमाघरों को जलाने की खुली धमकी दी। खासकर कर्नाटक के सिनेमा हॉल और तमिल भाषी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। नवप्रीत कौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इनमें नफरत भरे भाषण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने कोई FIR दर्ज नहीं की और न ही सुरक्षा प्रदान की। इसके विपरीत कर्नाटक फिल्म चैम्बर ने दबाव में सिनेमाघरों को फिल्म रिलीज न करने की सलाह दी, जिससे फिल्म पर प्रभावी प्रतिबंध लग गया है। उन्होंने इसे कानून और व्यवस्था की विफलता और संवैधानिक अधिकारों के लिए बड़ा खतरा बताया। इस गंभीर मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को निर्धारित की गई। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए थे क्योंकि वहां पे जब ये एक तमिल मूवी के रिलीज को लेके सोशल मीडिया और वहां के जो कुछ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ऐसी थ्रेट्स दी कि हम लोग उन थिएटर्स को आग लगा देंगे जो इस मूवी को रिलीज करेंगे, बिकॉज उन्होंने उन थिएटर्स को टारगेट करा, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को टारगेट करा, जिसकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी स्टेट ऑफ कर्नाटका में। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जहां पे ये बोला गया है कि अगर कुछ ऐसी हेट स्पीच होती है जहां पे वायलेंस को लेके एक इंसाइटमेंट करते हैं कोई भी फ्रिंज एलिमेंट, कोई भी इंडिविजुअल, वहां पे चाहे आपने FIR किसी ने लॉन्च नहीं भी करा, बट ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुओ मोटो अपना एक एक्शन लें, कंप्लेंट नहीं भी है तो भी एक FIR लॉन्च करे, एक इन्वेस्टिगेशन करे, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कोई हानि ना पहुंचाई जाए। बट स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये हुआ कि किसी ने कुछ नहीं करा। देयर आर ओपन थ्रेट्स, सोशल मीडिया पे कह लो, उनके वो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस की कह लो, तो जिस वजह से जो थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, उनके पेट्रन्स कह लो, उनके स्टाफ को कह लो, या जो वो थिएटर थे जिनको वो मूवी रिलीज भी करनी थी, बिकॉज ऐसी थ्रेट्स हुई, KFCC ने बैन कर दिया इन थ्रेट्स के अंदर, तो वो मूवी रिलीज नहीं कर पाए इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के चलते हुए। अब कोर्ट ने क्या किया? अब कोर्ट ने हमने यहाँ पे मैटर लगाया PIL के थ्रू,
तो कोर्ट ने अर्जेंसी देखते हुए कि ऐसा एक सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का पूरी स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्रिएट हुआ है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को टारगेट करते हुए 1991 की रॉयट्स का कॉल सोशल मीडिया पे कि हमें ये करना है, और वो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस के कि हम थिएटरों को जला देंगे जो ये मूवी रिलीज करेंगे, उसके गार के अंदर ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बैन लगाया है, उसके अगेंस्ट मूवी क्या रिलीज होना ना होना एक अलग बात है, बट ऐसी हेट स्पीच देके एक स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हमारा जो तंत्र है उसको खराब करने का जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं, हम उसके लिए मेजरली यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि ऐसा आगे से ना किया जाए, कि इतना लोगों की जान के साथ उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग ऐसी थ्रेट ना क्रिएट करें। ने आज क्या किया है नोटिस? तो नोटिस आज इस सिचुएशन का नोटिस मतलब लेते हुए उन्होंने नोटिस इशू करा है और हमें ट्यूसडे को वापस इसकी हियरिंग के लिए बुलाया गया है और रिस्पोंडेंट्स को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, तो अगली हियरिंग ट्यूसडे को होगी। अगली खबर, बीजे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष ने बचाई अपनी जान। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष ने अपनी जान बचाने की दिल दहला देने वाली घटना साझा की है। उन्होंने बताया कि आग लगने के दौरान उन्होंने बिल्डिंग से तुरंत भागना शुरू किया और सामने की बाउंड्री वॉल फांद कर बाहर निकलने में सफल रहे। डॉक्टर पीयूष ने कहा कि इस दौरान उनकी टांग में मोच आ गई थी, लेकिन यदि न वे केवल 15 से 20 सेकेंड और अंदर रुके होते तो दम घुटने से उनकी मौत हो सकती थी। उन्होंने बताया कि कई लोग अपने परिवार के साथ बिल्डिंग के अंदर ही फंसे हुए थे। एकदम से एंड उसके बाद मैं सीढ़ियों से उतरा तो पूरा मतलब सफोकेशन नहीं था, सब कुछ सरवाइव करके सामने वाली बाउंड्री में कूद के गया, तो उसकी वजह से मुझे स्प्रेन हुआ। एंड क्या टूट गया है? नहीं टूटा नहीं, स्प्रेन जैसा है, अभी एक्सरे करवाया, ठीक है, बच गया। अच्छा। अगर 10-15 सेकंड में रुक जाता तो फिर मैं नहीं निकल पाता। मतलब क्या होता? मतलब सफोकेशन एस्फिक्सिया से मर जाते। किसी का ऐसा कोई हादसा हुआ है? बहुत सारी फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ, जो इस साइड से पीछे की साइड से उनका हुआ है। मेरा थोड़ा आगे की साइड था, तो मुझे सिर्फ ब्लास्ट वेव्स और थर्मल वेव्स और धुआं यही सब हुआ, कांच टूट गया। क्या नाम है? पीयूष। आप डॉक्टर? जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, बस मेरा किसी जूनियर के उसके रूम पे आया हुआ था मिलने। कितने लोग रहते हैं? कितने परिवार रहते हैं? सभी फ्लैट्स में रहते हैं। कितने फ्लैट्स हैं वहाँ पे? 20 ये क्या हॉस्टल है? हाँ, हॉस्टल। हर फैमिली, सबके साथ फैमिली है, डॉक्टर्स के साथ, किसी के साथ किसी के साथ बच्चे का। अभी आप कहाँ जा? मैं सेकंड फ्लोर से नीचे उतरा था सफोकेशन में, देन मैं निकला बाहर तो हर तरफ आग लगी हुई थी, सराउंडिंग में सब तरफ। तो मुझे सामने की तरफ जो खाली ग्राउंड था उसमें मैं जंप किया, सेकंड फ्लोर से नहीं, सामने जो बाउंड्री वॉल है कंक्रीट वाली, उसको चढ़ के उसको जंप किया। मतलब मैं खुद ही रेस्क्यू होकर धीरे धीरे चला गया, फिर मैं बाद में सब चीजें बाद में आई। आई वॉज द फर्स्ट। मैं देखना बाकी सब जल ही गया है मोस्टली, बाकी देखना नहीं, वो सब सेफ है। मतलब वो यहाँ नहीं थे बाई गॉड्स ग्रेस, इसलिए। हाँ। आपका पूरा नाम सर? डॉक्टर पीयूष। और अब अगली खबर, एयर इंडिया हादसे के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि बोइंग 787 विमानों की होगी विस्तृत जांच। हाल ही में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद देश में विमान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि भारत में विमानन सुरक्षा के बहुत कड़े मानक है और इस घटना के बाद बोइंग 787 सीरीज विमानों की विस्तृत निगरानी की जाएगी। मंत्री ने कहा, जब ये घटना हुई तब हमें भी लगा कि बोइंग 787 सीरीज पर विस्तृत निगरानी की आवश्यकता है। इसी के तहत डीजीसीए ने सभी बोइंग 787 विमानों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। भारत के वाणिज्यिक बेड़े में फिलहाल 34 बोइंग 787 विमान हैं। मंत्री ने बताया कि इन विमानों की जांच तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है। मुझे जानकारी दी गई है कि इनमें से 8 विमानों की पहले ही जांच की जा चुकी है और बाकी की भी जल्द से जल्द जांच की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident. So to a certain extent, I can understand the pain and anguish that the family members are feeling.
And in fact, it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided. And that was the attitude of the government of Gujarat also. The attitude was the same from Government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw, this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams, the response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. And with the timely response, things were able to move much faster than as was expected after looking at how the crash has happened at the site. And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized, and the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And yesterday, they have added 2 more members to the investigation, one from the forensics team, one from the medical team. And they would be doing it in future also as necessary. Whichever expert is required, they will be adding them to the investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. I also like to say that we have a very strict safety standards in the country also. And many, including the ICAO, many international organizations have also time and again established that. We do have a very strict protocol, robust protocol, which we follow every time. But even after, when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and then with immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is
going to come our way to improve the safety. And like I said, we already have a very robust protocol which... और अब अगली खबर, A1 171 विमान हादसे पर रामदास अठावले का बयान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने A1 171 विमान हादसे को बहुत बड़ा हादसा बताया। हादसे में 242 में से केवल एक ही यात्री बच पाया। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने A1 171 विमान हादसे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना बताया। इस दर्दनाक हादसे में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से केवल एक ही व्यक्ति बच पाया। अठावले ने बताया कि मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपाणी भी शामिल है। उन्होंने कई वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे हैं। मंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस हादसे की पूरी और पारदर्शी जांच राम मोहन नायडू के नेतृत्व में कराई जाएगी, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुझे लगता है कि जो विमान मतलब अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, ये रोज उड़ान मतलब अहमदाबाद से लंदन होता था और एक 8-9 घंटे की सफर मतलब अहमदाबाद से लंदन की होती है। और अब अगली खबर, A1 171 हादसे से पहले विमान में उड़ान भरने वाले यात्री का खुलासा सामने आया है, जहां मुंबई से आकाश वत्स ने ANI से विशेष बातचीत में बताया कि उन्होंने A1 171 के हादसे से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली से अहमदाबाद तक उसी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में उड़ान भरी थी। आकाश ने कहा कि उड़ान के दौरान उन्हें विमान के बाहरी फ्लैप में असामान्य हिलने की स्थिति नजर आई थी, जो कि विशेषज्ञ बेहतर समझ पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विमान जमीन पर खड़ा होने के समय एयर कंडीशनिंग ठीक से काम नहीं कर रही थी। क्रूजिंग ऊंचाई पर फ्लैप का पिछला हिस्सा बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जो चिंता का विषय था। हालांकि कई विमान विशेषज्ञों ने कहा कि उड़ान में एयर कंडीशनिंग का बंद होना सामान्य होता है। आकाश ने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन क्रू जल्दी में था क्योंकि विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि एयर कंडीशनिंग चालू रहने के बावजूद तापमान में उतार चढ़ाव जारी था। विमान से उतरने के बाद जब वे शटल बस में चढ़े तो कई अन्य यात्रियों ने बताया कि बस का एयर कंडीशनिंग विमान के मुकाबले बेहतर काम कर रहा था। मैंने फ्लाइट बोर्ड करी दिल्ली से, वही सेम एयर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था जो कि कल AI 171 में क्रैश हुआ है। ये दिल्ली से फ्लाइट जब टेक ऑफ करी थी, ये AI 423 बन के चली थी दिल्ली से। इसका शेड्यूल डिपार्चर था 9:50 AM 12 जून 2025 और इसका अराइवल टाइम था अहमदाबाद में 11:30 AM 12 जून 2025। हमारा फ्लाइट जो AI 423 था दिल्ली से अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ हुई है 10:07 पे एग्जैक्ट टेक ऑफ और 10:13-14 पे ये लैंड हुआ है। मैंने इसका वीडियो शेयर किया है, उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग है क्योंकि मैं दिस इज व्हाट आई डू, मेरे है मैं टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम वीडियो बनाता, तो उसमें सारा कैप्चर हुआ है। फ्लाइट टेक ऑफ ओके था, कोई इशू नहीं लगा। एज सच जब मैं बैठा था, बैठने वो इशू नहीं लगा। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने बाद में देखा तो मुझे थोड़ा सा मैं जिस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बीइंग ए पैसेंजर, मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ मे बी कुछ थोड़ा अनयूजुअल मुझे लगा बाहर फ्लैप्स को देखकर, जो कि वीडियो में एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि वो अनयूजुअल था नहीं था, वट एवर इट इज। तो एक चीज तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये वो वैलिड पॉइंट्स है जिनसे कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। आई नेवर सेड दैट, राइट। उसके बाद टेक ऑफ था, हमको थोड़ी देर में 20 मिनट बाद 20-25 मिनट बाद एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। बट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे मैंने फिर से चीजें वो बाहर विंडो के देखा तो वो एक जो टेक ऑफ के टाइम फ्लैप का बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है, बीच में है, वो नीचे हो रहा है बार बार नीचे ऊपर। तो वो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे से स्पेसिफिकली वही वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा था, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। आई एम ए ट्रैवलर, मैं एक नॉर्मल पैसेंजर हूँ, राइट। हाँ, मुझे एविएशन में इंटरेस्ट है, तो बट मैं हर चीज को अब रिकॉर्ड, अगर अब मैं ये तो है नहीं कि मैं अगर फ्लाइट में हूँ और ये फ्लाइट क्रैश हो गई है ये, और मेरे पास जो प्रूफ थे और जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं हर चीज को रिकॉर्ड करता। इतना कोई नहीं करता है, ये चीज भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो था, मैंने जैसे कि वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे कि एसी वॉज नॉट वर्किंग।
जब ग्राउंड पे था एसी नहीं चल रहा था। कई लोगों ने इस पे बोला, एविएशन एक्सपर्ट्स में जिनके साथ मैं समझता हूँ इस चीज को कि हाँ मे बी ये चीज हो सकती है, उन्होंने बोला कि फॉर अ बेटर ट्रस्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एसी को बंद करके रखा जाता है। ठीक है, सब लोग परेशान थे, गर्मी थी एटलीस्ट। हम सब ने मतलब मेरे यहाँ तो मैंने तो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं विंडो सीट पे था, मैं प्रेस कर रहा था उसको बार बार, बट द क्रूज वर इन रश क्योंकि टेक ऑफ के लिए ऑलमोस्ट रेडी था फ्लाइट। पहले तो मैं बैठा रहा, मेरे को लगा हो जाएगा। टैक्सी के बाद, टैक्सी नहीं, जब पुशबैक हुआ तो फ्लाइट एक जगह पे खड़ी थी 10-15 मिनट के आसपास। तो उस टाइम वो था। और टेक ऑफ के बाद जो था, टेक ऑफ के बाद मैंने विंडो सीट से मिडिल सीट पे स्वैप कर लिया अपने फादर के साथ। हाँ, उसके बाद एसी का कंप्रेसर चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑन ऑफ करके ही था वो, ये नहीं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर। इट वाज कभी मतलब ठंडा है ठीक ठाक कर रहा है, कभी फिर वही सी गर्मी वाली फील आ रही है। मतलब जितने भी एक नॉर्मल फ्लाइट होती है, ये भी नॉर्मल फ्लाइट ही थी वैसे तो, बट जो भी एक यूजुअल होता है टेम्परेचर और ये सब वैसा नहीं था। जो भी पहले उस फ्लाइट में और भी लोग थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों से भी कनेक्ट किया जाए, क्योंकि जब हम अहमदाबाद लैंड किए थे और जो उनकी बस से हम अराइवल हॉल पे जा रहे थे, तो उसमें भी लोगों ने एंटर करने के बाद ये बोला था कि प्लेन से ठंडा एसी तो बस का एसी है। और अब अगली खबर। A1 171 दुर्घटना के बाद गुजरात में 100 से ज्यादा डॉक्टर अस्पताल में अब मौजूद है। और अहमदाबाद में A1 171 विमान दुर्घटना के बाद गुजरात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने बताया कि सरकार के सहयोग में 100 से अधिक डॉक्टर अस्पताल परिसर में जुटे हुए हैं। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे में 4 मेडिकल छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी अपनी जान गंवा चुकी है। डॉक्टर शाह ने यह भी बताया कि छात्रावास क्षेत्र से 45 से अधिक मेडिकल छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वे लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी और बीजे मेडिकल सिविल अस्पताल के अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के बीच सभी संबंधित विभाग और अधिकारी मिलकर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल सके। They received the call from the BG Medical College yesterday at around 1:40 p.m. and immediately we put our broadcast message to each and every member of the Ahmedabad and the nearby Gujarat state nearby city. We have sensitized all the doctors from the IMA Ahmedabad as well as the nearby city like Anand, Nadiyad, Mehsana nearby city. We have kept all the doctors ready, and we have received the message that you require more the orthopedic surgeon, anesthesiologists, critical doctors and plastic surgeons. So we have targeted all the specialist doctors, and all the more than 100 doctors reached to the civil hospital campus to take care and to support the government, all the officials, authorities in concern with all the CM sir, our Bhupendra Patel sir, health minister, health secretary, all the authorities of the BJ Medical College, and we are in hand to hand and with the shoulder to shoulder all the movements with the government authorities to save the remaining those patients who are coming from the hostels building. But unfortunately, we have lost our 4 medical students, 1 doctor's wife, and fortunately, we have saved more than 45 medical students in the hostel area. They are all the clinically stable, and we have taken all the rounds with the government doctors and all the paramedical staffs. And we need the necessary steps to safeguard all the students and then counsel with their parents, those who are available in the campus also. And we are continuously in touch with our blood donation drive, and we are in continuously touch with the blood bank authority, Dr. Nidhiben. She's in charge of the civil hospital campus, and we are continuously in touch with the blood requirement also. So, and hello. Yes, sir. Please continue. And we have kept our 3 to 4 teams nearby hospital also. And we have kept our 3 or 4 teams also ready to nearby hospitals of the civil hospital, nearby hospitals. All the doctors ready with another hospitals to suppose the patients coming to the nearby hospital. So we have our IMA Gujarat team also sitting with the nearby hospitals also. And we have taken enough rapid force like actions and to support all the government authorities and the government structures and all the doctors. Our ultimately goal to those who can survive their life and we can save their life and in initial golden hours, that is our main prime focus. And we are in a good relation with all the authorities also. Sir, you spoke to the CM also regarding this? Right. We are continuously in touch with the CM Bhupendra Patel sir. We have during their round, we have with them
Also, there are Harsh Sanghvi, our Home Minister also. We are continuously in touch with the Rishikesh Patel and our Health Secretary Dhananjay Dwivedi, and also authority of the BG Medical Civil Hospital, Supreme Dr. Rakesh B. Joshi, and all the team members. We are in hand to hand with this calamity and this unfortunate incidents, and we are always in support, IMA Gujarat in support with the government authorities to pass this time, and it's a very crucial time. It's a very tragic incident, and ultimately our goal is to save our golden medical students and all the lives also. और अब अगली खबर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने परिवहन और सुरक्षा पर चिंता जताई। जो अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले ने परिवहन सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सड़क, हवाई मार्ग और रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रिया सूले ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया, जिन्होंने सांसदों से खुले तौर पर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए हमने उनके साथ मिलकर काम किया है, लेकिन रेलवे और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्थिति चुनौतीपूर्ण रही है। सुले ने यह भी कहा कि दुर्घटना भयावह है और वे इस विषय को संसद में उठाने जा रही है। उन्होंने रेलवे में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश में रेलवे सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और इसे सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार को और प्रयास करने होंगे। सांसद ने दुख जताते हुए कहा कि भारत के लिए ये 24 घंटे बहुत कठिन रही है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को एक बेहतरीन सहयोगी बताया है। Well, I think the entire transport, be it roads, be it airways, or be it civil aviation, I think there are a lot of concerns, especially about safety. And I would thank Gadkari Saab because he has been somebody who has been openly asking MPs to focus on safety. So road safety has been a high priority of Gadkari Saab, and all of us have tried our best to work with him to make sure infrastructure improves, as well as safety has to be a high priority. But unfortunately, our experience in railways as well as civil aviation has been extraordinarily challenging. The amount of accidents are very, very alarming, and I am going to be discussing when Parliament starts, or even before that, I'm going to go and meet Ashwini Vaishnav ji and discuss with him, because the number of people using railways in Mumbai is a very, very large population, and it's the lifeline of Mumbai. So I think Government of India needs to put in a lot of efforts and improve safety in railways in Mumbai and Pan-India one. And civil aviation seems to be a big alarm. It's actually not just a red flag, it's been a red flag for a long time. So I request Government of India to come out with a white paper for the last 10 years in the civil aviation Mantralaya. Prime Minister visited the crash site yesterday. This morning. This morning, and he also met with the victims. How do you see it? No, I think it's very, very painful. I appreciate yesterday Amit Shah ji went, today Honorable Prime Minister went, and I think the whole country, and not just country, internationally people have reached out. A lot of my friends living all over the world have texted us saying, listen, hey, I hope nobody lost any loved ones. So it's been a very, very difficult 24 hours for all of India, I think. We are all deeply pained. There were little children, senior, and Vijay Rupani ji, who's been a most wonderful colleague to all of us. So it's really been a very difficult time for all Indians, I think. अगली खबर, सपा नेता राजीव राय ने विमान हादसे पर संवेदनाएं जताई है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने एयर इंडिया के विमान दुर्घटना पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है। राजीव राय ने सवाल उठाए कि आखिर इस विमान को उड़ान भरने की अनुमति क्यों दी गई। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस गंभीर मामले में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो पूरी जवाबदेही तय करे और दोषियों को दंडित किया जाए। सपा नेता ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई और उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिक गंभीर और जिम्मेदार कदम उठाएगी। Very well. When you look at those videos, you feel that tears rolls out from your eyes. You know, very painful. My whole heart goes out for the victim's family, and I offer my deep condolences. May God give them strength to bear this loss. But I also want, this is not a time to play any kind of politics. I'm not making any political statement, but like a common citizen of this country, because I had a similar experience with the same Air India a month back when I also started reciting Hanuman Chalisa, because
the kind of turbulence we are facing in that aircraft, and nothing was working there also. So I want the accountability to be fixed. Whoever is responsible for allowing this kind of aircraft to take off, and that I imagine that passengers who could not bear that from Delhi to Ahmedabad, and same aircraft was allowed to fly for London. Somebody has to be accountable. Somebody has to be responsible. Why this first place aircraft was allowed to take off? I urge government to constitute a high-level committee, fix the accountability, and punish them exemplarily. I mean, you for your own lethargic attitude or for greed, whatever. We all know what kind of corruption is going on in this civil aviation. Right from the timing to the route, everything is decided on money. You do what hell you want to do, but nothing should be done where the passenger's life is in danger. That strict action must be taken against the culprit who allowed this aircraft in the very first place to take off from Delhi, forget about Ahmedabad. This kind of aircrafts, I mean, just again imagine the family member of the victims, what the pain they are going through. So I hope government will be very serious and ensure that in future this will not be repeated, and action also must be taken. और अब अगली खबर, बांग्लादेश के गारमेंट एसोसिएशन अध्यक्ष महमूद हसन खान बाबू ने कहा कि भारत बांग्लादेश के संबंध सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ है, लेकिन सरकार बदलने पर बदलती है स्थिति। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महमूद हसन खान बाबू ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण है। खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक मेलझोल की वजह से ये रिश्ता मजबूत है। उन्होंने बताया कि समस्या तब होती है जब दोनों देशों में सरकारें बदलती है, तब परिस्थितियां भी बदल जाती है। कभी संबंध सौहार्दपूर्ण होते हैं तो कभी एक तरफा प्रेम, तो कभी रिश्तों में कुछ तनाव भी दिखता है। ये पूरी तरह से भारत या बांग्लादेश की सरकार पर निर्भर करता है। महमूद हसन खान बाबू ने कहा, यदि दोनों देशों की सरकारों के बीच संबंध अच्छे होंगे तो ये सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इससे दोनों देशों को व्यापार सहित कई क्षेत्रों में लाभ होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बहुत बड़ा है। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच बेहतर राजनीतिक संबंध आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जरूरी है। It's very difficult questions. For me personally, the relation between Indian people and Bangladesh people is very good and very cordial. And then especially the West Bengal and Bangladesh, as we have some common cultural things. So the relation is very good. But problem is that when government changes in both sides, in Bangladesh or India, then the situation also changes. Sometimes it's very much cordial, and sometimes it's, I'd like to say, is one-sided love, and sometimes it is unpleasant situation. So it is depends on government what they are in India and also here in Bangladesh. But situation, what we expect as a citizen of Bangladesh, we expect that situation or relation should be like this, that both parties is not like, how to say, that friendship or then with dignity for both parties. It is not like that India is a big country. They may be in terms of sizes and in terms of economy big, but we are independent country. As an independent country, we should get our respect, and we should respect to India according to their position. So it will be best that if the relation between governments is cordial, and then in that case both the country will be benefited, because you know the business between India and Bangladesh is huge, and this is not for political relation, it is but for our necessity and their necessity. So they export their goods to Bangladesh, and we buy goods from India because of the lead time and price, not for this any other relation. So if the relation between India and Bangladesh is cordial, that will be good. और अब अगली खबर,
A1 171 क्रैश हादसे के दृश्य सामने आए। हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। जहां लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया, वही घटनास्थल से मिली तस्वीरों में विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है और उसका एम्पनेज यानी टेल सेक्शन जमीन पर बिखरा पड़ा हुआ है। इस दुर्घटना का असर इतना जबरदस्त था कि पास ही स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत में आग लग गई, जिससे इमारत बुरी तरह जल चुकी है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और मौके पर दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौजूद है। अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। हादसे में कितने लोग हताहत हुए इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी में गंभीर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और अब अगली खबर, भारत मत्स्य उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर बोले ललन सिंह। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने देश के मत्स्य उत्पादन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत मत्स्य उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और इसमें सबसे अहम योगदान अंतर्देशीय राज्यों का है। करीब 70% मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों के साथ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एक तकनीकी सत्र आयोजित किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञों और राज्यों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। इसके बाद केंद्र सरकार मत्स्य उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए भविष्य की रणनीति तय करेगी। मंत्री का मानना है कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। का उत्पादन पहले बढ़ाना है, गुणवत्ता तो बाद में बढ़ेगा। पहले तो आज की तारीख में जो पूरे हम दुनिया में विश्व में हम मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, हमारा देश है, और उसमें 70% जो सहयोग है वो अंतर्देशीय राज्यों का सहयोग है। लगभग 137% का ग्रोथ हुआ है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण। उनके जो इनिशिएटिव लिए गए मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसका कारण है। लेकिन आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो अंतर्देशीय राज्य हैं उसमें मछली के उत्पादन को और बढ़ाने के अपार संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को तलाशने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ जो अंतर्देशीय राज्य हैं उनके मंत्रियों के साथ, राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है। उनकी बात हम लोगों ने सुनी है और बाद में सेकेंड हाफ में टेक्निकल सेशन भी होगा, उसमें लोग चर्चा करेंगे। इन सारे चीज़ों के बाद फिर हम लोग कोई आगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अगले वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके बाद फिर आगे अगर ये योजना बनेगी तो उसमें क्या क्या और भी कंपोनेंट जोड़ा जा सकता है, उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है 5 साल के अनुभव के आधार पर, उन सारी चीज़ों पर उनका परामर्श लेंगे और फिर उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिनिस्ट्री में किस स्तर पे इनलैंड फिशिंग देश में है सर? कितनी मात्रा, कितना बढ़ाने का आपने लक्ष्य तय किया है? मैंने बताया कि हमारा 10 साल में लगभग 134% प्रोडक्शन बढ़ा है इनलैंड फिशिंग का। पूरे फिशिंग सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो 103% का ग्रोथ है पूरे देश में, और उसमें जो इनलैंड फिशिंग है उसका योगदान सबसे ज़्यादा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ है और अभी और संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। मिनिस्ट्री में देश में और कोऑर्डिनेशन की बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण जो आपका लक्ष्य है या जो आप कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव नहीं है। और इसलिए कि जो ये मछली का उत्पादन जो है वो राज्य का विषय है, राज्य सरकार उसको करती है। हमारे यहाँ योजनाएं आती है, राज्य सरकार अनुशंसा करती है, हम योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। किस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, किस मात्रा के रूप में करते हैं? नहीं, हम पूरा एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, हम सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना दे रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स की, प्रोडक्शन यूनिट्स की, प्रोसेसिंग यूनिट्स की, ये सब का स्थापना करें, वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट अगर हमारा जो डबल हो गया पिछले 10 साल में, 30,000 करोड़ से हम 60,000 करोड़ पर पहुंच गए, तो ये अगर हमारा डबल हुआ है तो आज इनलैंड स्टेट्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है इनलैंड स्टेट्स का। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन होगा,
प्रोसेसिंग होगा, बेहतर प्रोसेसिंग होगा, तो उनका भी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होगा और ये एक्सपोर्ट के आगे उसको जोड़ा जा सकता है। फिशरमैन विलेज की बात की जा रही है, ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, ये कैसे एप्लीकेबल होगा? सब एप्लीकेबल है। अभी हम लोग कोस्टल इलाके में बना रहे हैं रेसिलेंट, क्लाइमेट रेसिलेंट विलेजेस, तो हम इनलैंड स्टेट्स में भी बनाएंगे। अभी चर्चा हुई है, उस पर अभी हम लोगों ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया, लेकिन जो कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें हमने क्लाइमेट रेसिलेंट विलेजेस 100 सेलेक्ट कर लिया और NFDB उसका नोडल एजेंसी है, वो उसके निर्माण का काम कर रहा है। और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शोभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।